नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। मजदूरों का हंगामा। आनंद विहार से पूर्णिया जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1.5 घंटा रुकी, यात्रियों ने शुरू की तोड़फोड़। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन 4 के कारण अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। इनमें जाने के लिए सरकार की ओर से कुछ नियम तय किए गए हैं, उसके बाद ही इन ट्रेनों में सफर किया जा सकता है। लेकिन आनंद विहार से श्रमिकों को लेकर पूर्णिया जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में मजदूरों के हंगामे की खबर सामने आई है। घटना रविवार की है। डर से भाग खड़े हुए रेलकर्मी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मजदूरों ने खरीक स्टेशन पर खूब हंगामा किया। वे ट्रेन से उतर गए और स्टेशन पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ करने लगे। मजदूरों की इस हरकत को देखकर रेलकर्मी डर गए और वहां से भाग खड़े हुए। लगभग 1.5 घंटे बाद मजदूरों को जब ट्रेन के चलने की सूचना मिली तब जाकर वे शांत हुए। भूख से परेशान मजदूरों का कहना है कि वे परिवार और बच्चों के साथ हैं। भूख से उनका बुरा हाल है। इसके बावजूद ट्रेन पहले नारायणपुर में आधा घंटा रुकी गई, उसके बाद पूरा 1.5 घंटा खरीक में ट्रेन को रोका गया। ट्रेन बार बार रोके जाने से सबको परेशानी हो रही है। संक्रमण के डर से भागे रेलकर्मियों ने आरोप लगाया कि मजदूर ने हंगामा करते हुए स्टेशन मास्टर के कमरे को घेर लिया था। एसएम ने कार्यालय का गेट बंद करके किसी तरह से अपनी जान बचाई। वहीं दूसरी ओर रेलकर्मी संक्रमण के डर के कारण वहां से भागे। यह देख मजदूरों ने स्टेशन पर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। लाइन क्लियर न होने के कारण रोकी गई ट्रेन। नवगछिया स्टेशन अधीक्षक एनके तिवारी के अनुसार आनंद विहार पूर्णिया श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लाइन क्लियर न होने के कारण खरीक स्टेशन पर रोका गया था, लेकिन ट्रेन रोकने के कारण मजदूरों ने हंगामा शुरू कर दिया। जैसे ही लाइन क्लियर हुई ट्रेन को खोल दिया गया। इसके अलावा बरौनी के बाद खगड़िया, कटिहार और पूर्णिया में ट्रेन का ठहराव था। नवगछिया में भी ट्रेन आधे घंटे के लिए रुकी, लेकिन सुरक्षा कड़ी होने के कारण यहाँ किसी ने विरोध नहीं किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब आसमान से बरसेगी आग। आज से नौतपा की शुरुआत। इन राज्यों में लू का खतरा। जी हां दोस्तों, आज से लू का रेड अलर्ट जारी हो चुका है। अब आसमान से धूप के रूप में आग बरसेगी, क्योंकि सोमवार से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अब झुलसा देने वाली गर्मी से सामना होने वाला है। कुछ उत्तरी राज्यों में लू का भी खतरा बताया गया है, जिसका मतलब साफ है कि अगले कुछ दिन सूर्य देव जमकर परीक्षा लेने वाले हैं। इन दिनों में पानी खूब पीना चाहिए। तेज गर्मी से बचने के लिए दही और दूध का उपयोग ज्यादा किया जाना चाहिए। साथ ही नारियल पानी और ठंडक देने वाली दूसरी चीजें भी खाई जा सकती हैं। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के अधिकतर हिस्से भीषण लू की चपेट में रह सकते हैं। इन राज्यों में लगातार तापमान बढ़ने की संभावना के चलते रेड वार्निंग दी गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। बता दें कि मौसम विभाग गंभीरता के आधार पर रंगों का चयन करते हुए इलाकों को वर्गीकृत करता है। मसलन सबसे कम खतरा ग्रीन और सबसे ज्यादा खतरा रेड वार्निंग में होता है। पंजाब, हरियाणा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक में भी अगले 3-4 दिन लू का खतरा बना रहेगा। यानी इन क्षेत्रों में तापमान 45 से 47 डिग्री तक पहुंचने की पूरी आशंका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना के कुल मरीजों में 33% महाराष्ट्र से। हालात पहले से ज्यादा खतरनाक। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी जारी है। इस मामले में महाराष्ट्र की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। 24 मार्च को जब देश में पहला लॉकडाउन लागू हुआ तब देश में कुल कोरोना मामलों में हर 5वां मरीज महाराष्ट्र से था। लेकिन 2 महीने के बाद जब देश में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 1.3 लाख के पार पहुंच गई है तो महाराष्ट्र की हिस्सेदारी कम होने के बजाय 1/3 से ज्यादा हो गई है। पिछले कुछ दिनों में तो रिकॉर्ड तोड़ संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना के प्रकोप से भारत 3 महीने से ज्यादा समय से ग्रस्त है। कोरोना के शुरुआती मामलों से लेकर अभी तक सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से आने का सिलसिला जारी है। 24 मार्च को जब देश में पहला लॉकडाउन लागू किया गया था तब देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की महाराष्ट्र में 5वां हिस्सा था। 2 महीने के बाद जब देश में संक्रमण तेजी से फैला और संक्रमितों की संख्या 1.3 लाख के पार पहुंच गई है तो महाराष्ट्र की हिस्सेदारी बढ़कर 1/3 से अधिक हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
मध्य प्रदेश ग्वालियर में लगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पोस्टर, लिखा तलाश गुमशुदा जनसेवक की। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इस साल के शुरू में भाजपा में शामिल होने के लिए कांग्रेस छोड़ने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के मिसिंग पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में तलाश गुमशुदा जनसेवक की लिखा गया है। पोस्टर में भाजपा नेता को ढूंढने वालों को 5,000 रुपए नगद इनाम देने की भी घोषणा की गई है। मार्च में सिंधिया कांग्रेस छोड़ने के बाद भाजपा में शामिल हो गए। बाद में 22 कांग्रेस विधायकों ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए भाजपा में शामिल होकर कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया। खबर है कि पोस्टर लगाने की खबर लगते ही सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता नदी और महल गेट पहुंचे और यहां लगे पोस्टर फाड़ कर फेंक दिए। इसके बाद सिंधिया समर्थक बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल माखीजनी के साथ झांसी रोड थाने पहुंचे। समर्थकों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया और पोस्टर लगाने के वायरल हुए वीडियो के आधार पर धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया। बता दें कि कांग्रेस से बगावत कर सिंधिया और उनके समर्थक 22 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन की और कमलनाथ सरकार गिर गई। अब प्रदेश में कुल 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। यह विधानसभा उपचुनाव राज्य की सियासत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्य की सत्ता पर काबिज पार्टी के पास बहुमत के लिए 116 विधायकों का होना जरूरी है और इस समय भाजपा के पास 107 ही विधायक हैं। इसलिए इस उपचुनाव में भाजपा के लिए कम से कम 9 सीटें जीतनी जरूरी है। कांग्रेस अब तक यही मानकर चल रही थी कि इन सभी 24 स्थानों पर उसका भाजपा से सीधा मुकाबला होगा और दल बदल करने वाले उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इस स्थिति का लाभ कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिल सकेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में क्रिकेट खेलने हरियाणा पहुंचे दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, सोशल डिस्टेंस की उड़ी धज्जियां। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के बीच रविवार को दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी शेखपुरा में क्रिकेट स्टेडियम में संचालकों के बुलावे पर पहुंचे। इस दौरान उन्हें क्रिकेट मैच भी खेला। आरोप है कि उन्हें इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, ना उन्होंने मास्क पहन रखा था। बता दें कि स्टेडियम में 2 टीमों के बीच होने वाले मैच में मनोज तिवारी ने भी खेलने की इच्छा जाहिर की तो उनको टीम में शामिल किया गया। प्रशासन द्वारा खेल स्टेडियम खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उसके लिए नियम भी बनाए गए हैं। टीम गेम के लिए प्रशासन न केवल 18 खिलाड़ियों के ही प्रवेश की अनुमति दी है, जबकि दर्शक स्टेडियम में प्रवेश नहीं कर सकते। लॉकडाउन के बीच क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की उपस्थिति में हुए T20 मैच में नियमों का भी उल्लंघन हुआ। स्टेडियम में 18 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रवेश किया। इसके अलावा स्टेडियम में दर्शक के तौर पर कई व्यक्ति भी मौजूद रहे। मैच में शारीरिक दूरी का भी ध्यान नहीं रखा गया। मैच के दौरान व मैच के बाद व्यक्ति झुंड में खड़े दिखाई दिए। मनोज तिवारी भी स्टेडियम में शारीरिक दूरी कायम नहीं रख सके। स्टेडियम में अपने संबोधन के दौरान मनोज तिवारी लोगों से घिरे दिखे। एसडीएम स्वप्निंद्र रविंद्र पाटिल ने कहा कि लॉकडाउन के चौथे चरण में डीसी की ओर से खेल स्टेडियम खोलने की अनुमति दी जा चुकी है, लेकिन उसके लिए नियम भी बनाए गए हैं जिनकी अनुपालना की जानी चाहिए। मैच के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इस बारे में पता कराया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना जांच को लेकर घिरी गुजरात सरकार, हाईकोर्ट ने किए सवाल। जी हां दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट ने कोविड-19 की जांच करने के लिए निजी प्रयोगशालाओं को इजाजत नहीं देने के राज्य सरकार के फैसले पर सवाल करते हुए कहा कि क्या इसका उद्देश्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के आंकड़े को कृत्रिम तरीके से नियंत्रित करना है। अदालत ने राज्य को अधिकतम जांच किट खरीदने को कहा है ताकि निजी एवं सरकारी अस्पताल सरकारी दर पर कोरोना वायरस की जाँच कर सके। जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस IJ वोरा की खंडपीठ ने शुक्रवार को अपने आदेश में यह भी कहा, यह दलील की अधिक संख्या में जांच करने से 70% आबादी की कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगी। यह डर की भावना पैदा करेगी। अदालत ने सरकार को प्रचार के जरिए लोगों के बीच दहशत दूर करने और घर में पृथक रहना सुनिश्चित करने को कहा। कोविड-19 के रोगी को अस्पताल से छुट्टी देने से पहले उसकी जाँच अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए, जबकि 3 या इससे अधिक दिन संक्रमण के मामूली, हल्के या कोई लक्षण नहीं दिखने वाली रोगियों की जांच नहीं किए जाने के लिए ICMR के दिशा निर्देश में कोई वैज्ञानिक आंकड़ा या अनुसंधान या कारण नहीं बताया गया है। अदालत ने कोविड-19 जांच के लिए निजी प्रयोगशालाओं को इजाजत नहीं देने को लेकर गुजरात सरकार से सवाल करते हुए कहा कि इससे यह मुद्दा उठता है कि क्या सरकार राज्य में संक्रमण के मामलों की संख्या के आंकड़े कृत्रिम तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। पीठ ने कहा कि इससे यह सवाल पैदा होता है कि क्या ये 12 निजी प्रयोगशालाएं और 19 सरकारी प्रयोगशालाएं कोविड-19 संक्रमण की जांच करने के लिए पर्याप्त हैं।
अदालत ने कहा कि कोई भी प्रयोगशाला जो बुनियादी ढांचे से जुड़े मानदंडों को पूरा करती हो और राष्ट्रीय प्रयोगशाला मान्यता बोर्ड से पंजीकृत हो सकती हो, उसे ये जांच करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने गुजरात हाईकोर्ट को टिप्पणी के बाद मोदी शाह की जोड़ी पर कसा तंज, कहा कैसे करे भरोसा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश गुजरात और गृह मंत्री अमित शाह के संसदीय क्षेत्र अहमदाबाद में कोरोना की स्थिति सबसे बदतर है और यदि इस महामारी के खिलाफ लड़ाई छेड़ने वाले इन दोनों प्रभावशाली लोगों के गृह क्षेत्र की यह स्थिति है तो जनता उन पर कैसे भरोसा करेगी कि वे देश को इस महासंकट से निजात दिला सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने रविवार 24 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी शाह की जोड़ी देश को इस महामारी से बचाने के लिए आश्वस्त कर रही है, लेकिन यह दो बड़े नेता अपने प्रदेश को संभालने में ही असमर्थ साबित हो रहे हैं। अहमदाबाद तो शाह का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन इस महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र में कोरोना सबसे बड़ा संकट बन गया है। इसे लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है वह बहुत चौंकाने वाली है और उन्होंने कोर्ट से इस तरह की फटकार कम ही सुनी है। उन्होंने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शनिवार को गुजरात सरकार के अहमदाबाद में कोरोना की स्थिति को लेकर जो शब्द कहे हैं वे निशब्द करते हैं और उन्हें सुनकर लगता है कि सच में गुजरात में जंगल राज चल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अचानक से लॉकडाउन लगाना था गलत, बोले सीएम उद्धव ठाकरे। हवाई सेवा शुरू करने को चाहिए और वक्त। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि अचानक लॉकडाउन लागू किया जाना गलत था और अब इसे तुरंत नहीं हटाया जा सकता। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच ठाकरे ने यह भी कहा कि आने वाले बारिश के मौसम में अत्यधिक सतर्क होने की जरूरत है। सीएम ठाकरे आगे बोले, मेरी केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से बात हुई है। मैं हवाई यात्रा सेवा शुरू करने की जरूरत को समझ सकता हूं, पर हमें तैयारी के लिए और वक्त चाहिए। रविवार को मुख्यमंत्री ने राज्य के नाम टीवी पर प्रसारित एक संदेश में कहा, आगामी 15 दिन और अहम हैं। ढेर सारे लोगों के आवागमन की उम्मीद है। ऐसे में केस भी बढ़ेंगे। ऐसे में चीजें, सेवाएं धीमे धीमे ही खुलेंगी। हम अभी लॉकडाउन नहीं हटाएंगे। हम नहीं कह सकते हैं कि यह 31 के बाद खत्म होगा या नहीं। मानसून के दौरान अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 मरीजों के लिए मोबाइल बैन पर योगी सरकार की किरकिरी, आदेश रद्द। जी हां दोस्तों, यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने किरकिरी के बाद अपना वह आदेश जारी करने के अगले ही कर दिया जिसमें उसने कोरोना समर्पित अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड्स में मरीजों के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था। प्रदेश ने शनिवार शाम यह आदेश जारी किया था, जबकि रविवार को उसने इसे वापस ले लिया। राज्य सरकार के इस आदेश के वापस लेने के बाद अब L2 और L3 समर्पित दूसरे और तीसरे स्तर के कोरोना अस्पतालों को आइसोलेशन वार्ड्स में मरीज पहले की ही तरह मोबाइल फोन यूज कर सकेंगे। दरअसल योगी सरकार के इस आदेश को विपक्ष ने मुद्दा बनाया था। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इस फरमान को लेकर सूबे की सरकार की किरकिरी हुई थी। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि ये पाबंदी इसलिए है ताकि अस्पतालों की दुर्दशा का सच जनता तक ना पहुंचे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मजदूरों के मुद्दे पर अखिलेश यादव का निशाना, सीएम योगी से मांगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के कारण कोहराम मचा हुआ है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग भी की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, संकट काल में बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली की कीमत लोगों को अपने जान माल के नुकसान से चुकानी पड़ रही है। सत्ता में बैठे भाजपाई अपनी संकीर्ण सोच के साथ बेबस मजदूरों के मामले में भी चुनावी स्वार्थ साधने में लगे हैं। जनता की निगाहों में भाजपाई राहत और सेवा का सच सामने आने से बौखलाए मुख्यमंत्री विपक्ष की आलोचना का झूठा सहारा ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, प्रदेश के नागरिक देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही निरंतर बिना किसी भेदभाव के राहत कार्यों में लगी है। वह पीड़ितों की आर्थिक मदद भी कर रही है, जबकि बीजेपी सरकार का रवैया पूर्णतः श्रमिकों के प्रति असंवेदनशील और अमानवीय है। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र जनपद वाराणसी में मजदूर मजबूरी में भटक रहे हैं। उनकी दयनीय हालात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
उन्होंने कहा, स्टेशन तय न होने से ट्रेनें अटक रही हैं, बसों की भारी कमी है, प्रशासनिक अधिकारी अब भोजन पानी की व्यवस्था में भी उदासीनता बरत रहे हैं। मथुरा में NH2 रायपुरा जाट गांव में मजदूरों ने जाम लगा दिया। कानपुर देहात में 12 टोल प्लाजा पर वाहन रोके जाने से श्रमिक नाराज थे। सरकारी दावों के बाद भी हकीकत यह है कि गुजरात महाराष्ट्र से ट्रकों, बाइक, साइकिल और दूसरे साधनों से रोज हजारों श्रमिक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। जो श्रमिक आ रहे हैं उनकी जिंदगी भी हर क्षण खतरे में रहती है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।